नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर। आगरा के जामा मस्जिद से मुक्त हों श्री कृष्ण। कहा कि आगरा के जामा मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति को मुक्त कराना है। अगर रामकृष्ण से प्यार है तो उनके सम्मान के लिए लड़ना होगा। विधर्मियों की वजह से हम कब तक अपमानित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे गोविंद मेरे कृष्ण को मस्जिद से मुक्त करो। बता दें कि सारी बातें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कही जब वो बाबा बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचे थे देवकीनंदन ठाकुर, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आगरा के जामा मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति को मुक्त कराना है। अगर रामकृष्ण से प्यार है तो उनके सम्मान के लिए लड़ना होगा। विधर्मियों की वजह से हम कब तक अपमानित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे गोविंद मेरे कृष्ण को मस्जिद से मुक्त करो। ये तस्वीरें जहां बाबा बागेश्वर धाम के मंच पर देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने आगरा के जामा मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति को मुक्त कराने की बात कही। बता दें कि नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ है और इसके चलते देवकीनंदन ठाकुर महाराज बाबा बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि आगरा रामकृष्ण से प्यार है। अगर रामकृष्ण से प्यार है तो आगरा के जामा मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति को मुक्त कराना है। धर्मियों की वजह से हम कब तक अपमानित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे गोविंद मेरे कृष्ण को मस्जिद से मुक्त कराओ। अगली खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। गोरखपुर के अलग अलग जिलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि मंदिर के भ्रमण के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों और दूर दराज से आए फरियादियों से जनता दरबार में एक एक कर सभी की बातों को सुना और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचे, वहां अलग अलग जिलों से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। जनता दरबार में एक एक करके सभी की बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों की सभी के मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं दिल्ली पिछले 6 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से बाढ़ से जूझ रही है। लोग अपने घर छोड़ छोड़कर आशियाना लेकर सड़कों पर रह रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना में जल स्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में और बारिश की भविष्यवाणी की है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर सुबह 207.68 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली के कई इलाके पहले ही जलमग्न हो चुके हैं। जबकि साल 1978 में नदी का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। सड़कें छोटी नदियों में बदल गई। हालांकि राहत और बचाव के बीच निचले इलाकों के कुछ निवासियों ने भोजन की कमी की भी शिकायत की है। 2 टास्क फोर्स को भी मेरठ दिल्ली से लाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाढ़ का पानी निकलने में मदद के लिए यमुना बैराज के 5 गेट खोलने का काम चल रहा है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आईटीओ बैराज का पहला जाम गेट खोल दिया गया है और जल्द ही सभी 5 गेट खोल दिए जाएंगे। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग बाढ़ उतरने के बाद बीमारी फैलने की संभावना जता रहा है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा गंदे पानी से पनपने वाली बीमारियों को लेकर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हैजा, टाइफाइड, हाइपेटिस जैसी बीमारियों के बढ़ने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो लोग सूखे इलाके में रहने के लिए आए हैं, अपने घरों को छोड़कर लगातार खाने पीने की शिकायत कर रहे हैं। तो वहीं सिंचाई और बाढ़ मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखते हुए सिंचाई और बाढ़ सचिव आशीष कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, डिविजनल कमिश्नर अश्वनी कुमार और सिंचाई, साथ ही बाढ़ सचिव आशीष कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी के निर्देशों की अनदेखी की है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि इन अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग रेगुलेटर की मरम्मत करने के लिए रात में एनडीआरएफ और आर्मी इंजीनियर्स रेजिमेंट को बुलाया जाए। वहीं इन अधिकारियों ने मंत्रियों के निर्देशों की अनदेखी की है, जिससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित लुटियंस दिल्ली के वीआईपी क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। दिल्ली की जनता बाढ़ से जूझ रही है, लेकिन इन हालातों को दरकिनार कर केजरीवाल सरकार लगातार सियासत करने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। हर तरफ पानी ही पानी, जहां देखो जहां तक देखो एक ही मंजर नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी से दिल्ली वासी हाहाकार कर रहे हैं। इस बरसात में यमुना ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि दिल्ली का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर त्राहिमाम होने लगा। क्या आम क्या खास, यमुना ने किसी को नहीं छोड़ा। लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। जिनके पास अपना घर था आज बेघर होने के लिए मजबूर हैं। वहीं दिल्ली में बिगड़ते हालात के बीच सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। जनता के गुस्से को देखते हुए और विरोधी दलों के हमले को देखते हुए आपने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए दिल्ली की बाढ़ का सारा ठिकरा केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर फोड़ दिया। आपने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तुलना अंग्रेजों से करते हुए निशाना साधा और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। आपने इसके साथ दिल्ली में बाढ़ के पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया। आप नेताओं के मुताबिक साजिश के तहत हथनीकुंड बैराज से यूपी को छोड़े जाने वाले पानी को भी दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। 9 तारीख के बाद से लेकर 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। हथनीकुंड बैराज, उसकी लॉकशीट आप चेक कीजिए, वो लॉकशीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसको डुबा दो, किसी भी तरीके से दिल्ली को बाढ़ में डुबाओ। तो वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की बाढ़ के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया और उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि 9 साल में अरविंद केजरीवाल ने जितना पैसा विज्ञापन में खर्च किया, अगर उतना पैसा दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया होता तो आज दिल्ली को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता। पिछले 9 साल में कितना पैसा आड़ पे खर्च किया गया और कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया, ये आप आके दिल्ली की जनता को बताइए। अगर आप ये सच दिल्ली की जनता को बताएंगे तो दिल्ली की जनता के सामने दूध के वो उनकी राजनीति। हमारा फर्ज है लोगों की सेवा करना, लोगों को बचाना, और वो हम बचाते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली की जनता के पास सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जब पोल्यूशन की बारी आती है, चाहे अब मानसून की बारी आती है। सच्चाई ये है कि अब उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। उनके आर्ट और उनकी मीडिया में जिस तरीके की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अब उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं पानी सुखाना। प्रधानमंत्री जी जिसका काम है पानी को कम करना, वो तो अपने घर से, उन्होंने तो 9 साल में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब आप ये बात करते हैं, जब उनके मंत्री ये बोलते हैं कि यूपी में भी पानी भरा हुआ है या फिर हरियाणा में भी, यूपी की आपने साइज देखा है दिल्ली को लेके? यूपी की जनसंख्या देखिए दिल्ली को कंपेयर करते हुए। दिल्ली इतनी सी दिल्ली, आप इसको वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए। आप ही ने तो बोला था लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के लिए, इस तरीके की दिल्ली बनाइए। सवाल पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से। तो वहीं हरियाणा सरकार ने आपके आरोपों को खारिज करते हुए जनता को गुमराह करने का हथकंडा बताया। दरिया का पानी तो दरिया में जाएगा। दरिया में जब पानी कम होता है तो हम सिंचाई के लिए यूपी में थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, सिंचाई के लिए हरियाणा ले जाते हैं। हमारे पास कोई डैम है नहीं। जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, दिल्ली होकर के, आगरा होकर के, जो इलाहाबाद होकर के समुद्र में जाता है। इसको कौन मोड़ सकता है?
अब इसको भी ये कहते हैं कि इसको यूपी की तरफ नहीं भेजा, इसको हरियाणा की तरफ नहीं भेजा, पंजाब की तरफ नहीं भेजा, तो इस तरह के बयान देना अच्छा नहीं है। इनको अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। सच्चाई तो ये है कि पानी इतना पहले भी आया है, लेकिन तब जमुना का बेसिन चौड़ा था। अब जमुना पे वहाँ कब्जे हो गए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हो गई है, जमुना को बिल्कुल संकरा कर दिया है, तो पानी का लेवल बढ़ गया है। इसलिए दिल्ली को डुबोने में जितना योगदान दिल्ली की बाढ़ पर जिस तरह सियासत हो रही है, उससे साफ है कि नेता किसी भी मौके पर सियासत करने से नहीं चूकते हैं। इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो सियासत से बचते हुए अपनी पूरी ऊर्जा जनता को राहत पहुंचाने में लगा देती, पर अपनी आदत से मजबूर आम आदमी पार्टी जनता को राहत देने की जगह सियासत करने में जुट गई है। क्या हो गया है? इसको एक बार दिखाएंगे क्या इनकम। आप चिंता मत करिए, हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। सीएम ने फरियादियों से मुलाकात की और जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। यहां अलग अलग जिलों से लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। दिल्ली के बाद अब आगरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते शनिवार की अगर बात की जाए तो यमुना का जलस्तर 494 फीट पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से आगरा में दयाल बाग के सभी घरों में, इलाकों में, खेतों में पानी भर गया, फसल डूब गई है। वहीं ताजगंज शमशान घाट पर भी पानी भर गया। इसकी वजह से वहां पर अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है। शमशान घाट में बने नए प्लेटफॉर्म पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। अगर जलस्तर और बढ़ता तो इलेक्ट्रिक का शवदाह गृह पर ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने 47 गांव में मुनादी शुरू करा दी है। यमुना किनारे वाले गांव में ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो अपने पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कर लें। बच्चे, बुजुर्ग और पशुओं को यमुना किनारे न जाने दें। इसके अलावा जरूरी सामान की भी व्यवस्था कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के दौरे पर हैं। ऐसे में गोरखपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल रोड स्थित क्षत्रिय भवन प्रताप सभागार में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम ने लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय संगठनों को जाति विशेष का संगठन बनने की बजाय सामाजिक संगठन बनकर समाज और देश को एकजुट करने के लिए समाज की कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाना होगा। इस कार्य के लिए महाराणा प्रताप आदर्श रूप में हैं, जिन्होंने भील, मीणा, थारू जनजाति को साथ जोड़कर स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और धर्म के लिए महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और ऐसे ही अनगिनत नायकों के बलिदान की प्रेरणा से कई नई पीढ़ियों को दीक्षित करने की जरूरत है। राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से समाज को एकजुट किया जा सकता है। तो वहीं नोएडा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले 3 दिनों से घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि यहां पुलिस और प्रशासन बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। दूसरी ओर प्राधिकरण राहत का इंतजाम करने में लगा हुआ है। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता सोनू शाह ने एसडीएम अंकित कुमार से खास बातचीत की। सुनिए। अंकित जी हैं और लगातार वो कर रहे हैं, सोमिया जी भी हैं सीपी यहाँ की। सर, लगातार जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जल स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप लोग क्या लोगों के साथ व्यवस्था बनाए हुए हैं? लोगों के साथ हमारी एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सबसे रेगुलर टच में है, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा है। आप देख रहे होंगे कि अभी मैं और एसीपी मैडम साथ साथ हमारे जो झुग्गी बना के रह रहे हैं लोग, इनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके लिए जब अच्छी व्यवस्था खाने पीने की, रहने की, बिजली की सुविधा, पंखा है, वहाँ पे शौचालय है, तो वहाँ शिफ्ट हो जाएं। हमने ऑलरेडी शेल्टर होम बनाया हुआ है। तो ये हम इनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ सेफ नहीं है इनके लिए। तो हमारा जितने भी हम जिनको रेस्क्यू कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं, उनसे कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं और साथ ही साथ जल स्तर पे भी हमारी मॉनिटरिंग है।
अभी तक एज ऑफ नाउ द लेवल ऑफ वाटर लेवल इज नॉट राइजिंग, but we are careful for that. If the water level goes up, then we are all ready for that also. अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं आप? अब तक मोर देन 2000 को और मोर देन 3000 हमारे जो पशु हैं, खास तौर से गायें, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं, हमारी रेस्क्यू की कार्यवाही जारी है। बताया जाता है कि इसके अंदर 2 गौशाला और भी हैं जिसमें कि गाय और फंसी हुई हैं। नहीं, एक गौशाला है हमारी, जिसके लिए अभी शायद सोशल मीडिया में भी चल रहा है, हिंद राइज गौशाला। उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कल हमारी जो रेस्क्यू की कार्यवाही है उसी गौशाला से शुरू हुई थी, और वो गायें काफ़ी हद तक, जो पहला बंच आया था उसमें से भीड़ की वजह से कुछ गायें वापस भी चली गई थी। कल से हमारी कार्यवाही चल रही है, लगातार चल रही है। और अभी भी हमने हिंद राइज के जो अपने 2-3 वॉलंटियर वो कह रहे थे हमें भेज दिया जाए, हमने उन्हें बोट पे सुरक्षित बैठा के मौके पे भेजा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें कितनी लगाई गई यहाँ पर? एनडीआरएफ की जो टीम है हमारी यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ही है, उनकी मतलब उनके लीडर एक हैं, और टीमें तो वैसे बोट्स हमारी 4 हैं, और एसडीआरएफ की बोट यहाँ पर एक है। बट वैसे एसडीआरएफ की जो बोट्स हैं तहसील में टोटल 4 हैं, और 2 लखनऊ से हैं, और हमारी उसकी भी टीम आगरा से भी आई है रात में। तो लगातार कलेक्टिव एफर्ट है, सबका एफर्ट है, वॉलंटियर्स भी हैं, हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो वॉलंटियर्स अदरवाइज आ रहे हैं, सबका सहयोग है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं हमारे साथ एसडीएम थे सदर, उनका पूरा साफ तरह से कहना है कि जितने भी जो लोग इसके अंदर फंसे हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी इनकी मंशा है। न्यूज वॉच इंडिया से सोनू शाह, नोएडा। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अब मोदी सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने बीती 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के हालात पर यूरोपीय संसद में चर्चा हुई और विरोध में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। राहुल गांधी ने फ्रांस में पीएम मोदी के बैस्टिल डे परेड में शामिल होने पर बोलते हुए कहा कि राफेल ने उन्हें बैस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। तो वहीं राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अपराध और उत्पीड़न को लेकर बीजेपी सरकार ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी महामंत्री दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोठवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि करौली के हिंडौन की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें एक युवती की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। युवती के मुंह में तेजाब डाल दिया गया और शव को कुएं में डाल दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही बरती। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस की महासचिव और प्रियंका गांधी वोट बैंक के लिए हाथरस जा सकती हैं, राजस्थान में पिकनिक मनाने आ सकती हैं, लेकिन प्रदेश में डूंगरपुर, खजूवाला, अलवर और चुरू सहित अन्य स्थानों पर नहीं जा सकती। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।